नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके लिए, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, काफी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्षों के एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, आगे में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। अब जैसे हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पॉलिटी के क्वेश्चन को हम आज देखेंगे, है ना, राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश के टाइम पीरियड में सबसे काफी वृहद एक्ट था आया, तो उसमें बहुत सारे प्रावधान है जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिए हुए हैं। तो इसके रेफरेंस में क्या सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, गलत या सही। ठीक है, तो जैसे वर्तमान में कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट हम देखते हैं, शेड्यूल्स, है ना, तो इसमें 35 के एक्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट थी इसमें हमारे कुल विषयों की संख्या जो है 36 थी। ठीक है, तो ये गलत है, अन्य 3 ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, एंड एक्सप्रेशन कह सकते हैं, तो उसी में कह सकते हैं इम्प्लिसिट है प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, तो इसको चुनेंगे। एक बार आर्टिकल 19, 20, 21, है ना, 22, ये जो है थोड़ा ध्यान से पढ़िए, काफी ब्रॉड आर्टिकल्स हैं ये। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स, ट्रेड वगैरह के रेफरेंस में, है ना, कुछ संदर्भित करता है आर्टिकल 51 जो डीपीएसपी भाग 4 में दिया है। ठीक है, डीपीएसपी में आर्टिकल है 36 से 51 के मध्य। ठीक है, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं थे। ठीक है, तो इनकी वर्तमान में संख्या है 11। तो इसको सबसे पहले इंक्लूड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसको कि इस अमेंडमेंट को ही 1976 में ये पास किया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में ये हुआ। तो इसमें मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया किस आर्टिकल के अंदर, तो 51A, है ना, भाग भी एक ऐड किया गया 4A, और उसमें एक ही आर्टिकल ये है 51A, जिसमें कुल अभी तो 11 है, उस समय 10 थी। ठीक है, तो आप जरा हमें ये बताएंगे कि 11वीं जो ऐड हुई है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई है। ठीक, अब पूछा गया किसकी संस्तुति पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो अभी हमने इंक्लूजन की बात की, जो अमेंडमेंट हुआ उससे पहले कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो इनके रिकमेंडेशन पे इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने को विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो जैसे अभी हमने देखिए 35 का जो एक्ट था उसमें ये चीजें देखी थी, है ना, कि किस में क्या विषय थे। तो वर्तमान में भी, है ना, संसद के पास यूनियन लिस्ट पे और स्टेट्स के पास स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने की शक्तियां जो है, तो किस चीज में ये दिया गया, किस आर्टिकल में, तो ये जो है आर्टिकल हमारा है 246। इसमें से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखिए कि संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो सिर्फ एक आर्टिकल है जिसमें ये प्रोसीजर दिए गए हैं, आर्टिकल 368 में। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे पहले। फिर उसमें जो है 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, जिसमें अलग अलग विषय हैं तीनों प्रकार के लिए, उसको आप डिटेल में देखेंगे। तीनों प्रकार कौन कौन से, पहला है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सेकेंड होता है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, और थर्ड होता है स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले वो देखेंगे जो ऑप्शंस हैं। तो यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, इसका अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से जो है किया जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट।
आप जो है तीनों प्रकार के जो लिस्टिंग्स में विषय हैं, कौन सा किसके माध्यम से अमेंडमेंट होता है उसको देखिएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता को किस निकाय की नियुक्ति समिति में शामिल किया जा सकता है? तो जो ये बॉडीज हैं इसकी सिलेक्शन कमेटी में अलग अलग जैसे मेंबर्स होते हैं। अब पूछा गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, ठीक है, जैसे लोकसभा में होते हैं वैसे राज्यसभा में भी होते हैं, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके जो मेंबर्स हैं उसकी नियुक्ति के मामले में जो कमेटी होती है तो उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर भारत के, ठीक है। इसके अलावा जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें होते हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर वर्तमान जो होंगे वो होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा प्लस जो है डिप्टी चेयरमैन जो होंगे इसके राज्यसभा के, ठीक है। इतने लोग होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट होगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितनी अवधि तक भरा जाना चाहिए? अगर मान लीजिए किसी कारणवश जैसे आकस्मिक निधन वगैरह हो जाए या किसी अन्य कारण से अचानक राष्ट्रपति का कार्यालय वर्तमान जो राष्ट्रपति उनसे खाली होता है तो विद इन 6 मंथ है ना वो इलेक्शन होकर के उस पर नए जो व्यक्ति हैं वो चुने जाने चाहिए भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए पार्लियामेंट में है ना मोशन मूव किया जा सकता है। तो चार्जेस जो लगते हैं उनके ऊपर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके आधार पे उन पे ये प्रोसीजर चला जाता है इम्पीचमेंट का, ठीक है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि उनको प्रेसिडेंट को 14 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाना चाहिए, ठीक है, कि चार्जेस जो है ना क्या है और जिस हाउस से ये इनिशिएट हो रहा है उसके 1/4 मेंबर्स का उस पर साइन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसको डिटेल में क्या प्रोविजन है वो आपको प्लीज साथ के साथ पढ़ते चलना है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब इसमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, है ना। पूर्व में ऐसा हो चुका है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा प्रेसिडेंट मान लीजिए कुछ अकस्मात हो जाए और वाइस प्रेसिडेंट भी उस समय नहीं है कोई, तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय होंगे वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस भी नहीं तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा उसके उस समय के सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो बनेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मेनली जो है एग्जीक्यूटिव को ऑपरेट करने का जिम्मा किसका है? प्राइम मिनिस्टर, है ना, विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन इनके द्वारा किए गए सारे कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक है। तो वही है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ये हमारा भाग 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन करके, ठीक है। इसमें आर्टिकल 53 जो है उसमें ये चीज मेंशन है। अगला है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? किसी सामान्य बिल जो है ना, ऑर्डिनरी बिल, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें अगर जो है दोनों हाउसेज में मतभेद है तो एक जॉइंट सेशन कॉल किया जा सकता है इसको पास करने के रेफरेंस में, प्रेसिडेंट के द्वारा ये कॉल किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। और इस सदन की जो अध्यक्षता करते हैं ये ध्यान रखेंगे वो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ना जो होंगे उस समय वो करेंगे। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? देखिए थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी बिल या मतलब जो लॉ बनाना है तो उसको पहले बिल के रूप में किसी हाउस में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक। फिर वो उससे अगर पास हो गया तो सेकेंड हाउस में जाएगा, ठीक है। उससे भी पास हो जाएगा तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास उनके सहमति के लिए। तो चूंकि जो हमारी संसद है वो 3 चीजों से मिलकर के बनी है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, तो तीनों से ही उसको पास होना जरूरी है ना। तो राष्ट्रपति को शक्ति है कि उसको जो है उस पर सहमति दें या उसको विथहोल्ड कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अध्यादेश क्या होता है? जब संसद सदन में न हो, मतलब कोई सेशन उसके जो साल में आमतौर पर 3 सेशन होते हैं, है ना, बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, ठीक है। तो इसके बीच में अगर कोई विशेष चीज पे लॉ बनाना हो सरकार को तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करेंगे जो कि सेम पावर रखता है किसी पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ के बराबर, ठीक है। तो ये शक्ति है आर्टिकल 123 में। और सेम सिमिलर पावर दी गई है स्टेट्स में गवर्नर जो होते हैं उनको, वो होती है आर्टिकल 213 के अंतर्गत।
अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो किसी भी लॉ के सब विषय पे, है ना, कोई जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह चाहिए हो तो वो मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अंडर आर्टिकल 143। नेक्स्ट है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो अभी जैसे हमने ऊपर बात की थी, है ना, तो भारत के 11वें चीफ जस्टिस थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, तो इन्होंने सर्व किया था ऑप्शन बी। ये भी अभी हमने आपको ऊपर बताया था कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। इसकी सूची प्लीज देखिएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम लोग भाग लेते हैं ना लोकसभा या विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन में डायरेक्टली, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि जो लोकसभा या जो चुनी हुई विधानसभाएं हैं, है ना, तो जो भी चुने हुए मेंबर हैं ये ध्यान रखेंगे, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो उसी क्रम में राज्यों के भी इलेक्टेड मेंबर्स जो विधायक हैं और जो यूनियन टेरिटरी इंडिया में है जिनमें की विधानसभा है ना, तो उनके मेंबर भी कौन कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको अलाउ किया गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए बाय द 70th अमेंडमेंट। कब हुआ था ये? 1992। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का किसके, है ना, तो वही जो हम भाग 5 की बात कर रहे हैं लगातार कई सारे क्वेश्चंस में। 78 में, है ना, जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख है। वकीलों के स्वर्ग के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना किसने की? भारतीय संविधान जो बना उसके बारे में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, है ना, इत्यादि की अलग अलग टिप्पणियां हैं कुछ जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको पढ़ेंगे आप लिस्टिंग्स वगैरह में, ठीक है। तो उसी क्रम में पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा गया है जो है संविधान, भारतीय संविधान के रेफरेंस में। ये ब्रिटिश एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे सर आइवर जेनिंग्स, ठीक है, इन्होंने। कारण भी है इसका क्योंकि देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे मुख्यतः संविधान को बनाने के लिए जो लगे थे उसमें मैक्सिमम क्या थे, लॉयर्स थे, है ना, तो उनके ही विचार या उस समय की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती रही। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संचालन के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि कितनी है? प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 जो लगता है वो होता है स्टेट्स में, है ना, जो स्टेट में क्या है कि वहाँ की कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, सरकार जो एग्जीक्यूटिव है, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं गवर्नर उस राज्य के, तो उनकी एक कह सकते हैं रिपोर्ट के आधार पे वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356, ठीक। तो मैक्सिमम इसका शासन काल हो सकता है 3 साल का, लेकिन अप्रूवल होना चाहिए इसका विद इन 6 मंथ पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। हर 6 महीने में अगर ये अप्रूव होती रहे तो मैक्सिमम 3 साल तक वहां पे लगाया जा सकता है ना, संवैधानिक आपातकाल कह सकते हैं। 3 प्रकार के जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे प्रोविजन है इमरजेंसी के इंडिया में, एक होती नेशनल, दूसरा है ये स्टेट वाली इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको कहते हैं, और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। तो ये दोनों तो बहुत बार लग चुकी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आज तक भारत में नहीं लगी। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे यहाँ पे, आपके एग्जामिनेशन में अभी भी काफी समय बचा है, आप चाहें तो हमारे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह के साथ जो है जुड़ करके, टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है सारी चीजें। हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, इस संबंध में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं देख लीजिएगा, वहां पे मेंशन्ड है, या फिर वीडियो का जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी ये कॉन्टैक्ट डिटेल बताई जाएगी। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं इन ग्रुप्स में, या फिर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो जैसे यूपीपीएससी वगैरह की, उन सब के भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रश्न की अगर हम बात करें, पूछा गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और इसमें से किस अन्य राज्य में शुरू की गई थी, ठीक है। तो बड़ा फेमस है, जैसे सबसे पहले पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में इनॉग्रेट किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, ठीक। तो पहला राज्य हो गया राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया? तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है
21 साल थी मिनिमम जो है भारत में वोट देने की, लेकिन उसको बाद में एक अमेंडमेंट किया गया 61st है ना 1989 में, जिसके माध्यम से 18 जो ये सॉरी 21 जो था उसको घटा करके 18 किया गया। ठीक, 12वीं अनुसूची को संविधान के इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अभी वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल संविधान में 8 ही थी, अन्य 4 को अलग अलग अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, तो जिसमें से सबसे लेटेस्ट 12वीं 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटीज वाला भाग है वो इसमें ऐड है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में इसमें से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है? अगर जैसे कोई अभियुक्त है भारत में, है ना, सभी कोर्ट से मान लीजिए अगर उसको सजा दे दी गई है, स्टिल वो चाहे अपने कुछ रिलीफ के लिए तो प्रेसिडेंट के पास याचिका कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में प्रदान की गई शक्ति के माध्यम से उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स हैं, है ना, जैसे ये रेप्रीव, है ना, रेस्पाइट, रेमिशन, है ना, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, ये सब टर्म्स हैं जिसके अंतर्गत ये सेंटेंस जो है किसी कन्विक्ट का खत्म या कम किया जा सकता है। तो इन सभी को थोड़ा देखिएगा, है ना, किसमें क्या कहा गया है। संविधान हमारा जब बन रहा था, ठीक है, संविधान सभा थी, इसको भी आप अलग से पढ़िएगा। तो उसी क्रम में इस संविधान सभा को हिंदुओं के निकाय की संज्ञा किसने दी थी? तो चूंकि आपको पता है, तब भी देखेंगे आप उस समय भी तो मेजोरिटी जो जनता है हिंदू थी। ठीक है, तो हिंदू सदस्य भी ज्यादा थे उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो ये कहना था एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का, जो कि थे ये लॉर्ड विस्काउंट साइमन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक हिंदू इंस्टीट्यूशन है ना, जिसमें पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो इस जैसे भी हमने ऊपर आइवर जेनिंग्स वाला देखा था, तो वैसे ही एक ये भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है अक्सर, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध इसमें से किस भाग में किया गया है? अभी हमने ऊपर बात की है फंडामेंटल ड्यूटीज की, है ना, तो उसका ही एक पार्ट है ये, इसको पढ़ेंगे। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत इसमें से किस में प्रतिबिंबित होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक भाग है, स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं, प्रियम्बल। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको शब्दशः याद होनी चाहिए, इसके एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है ना। 3 पैराग्राफ में मेनली हम इसको पढ़ते हैं, तो इसको पढ़िएगा। तो पूरे संविधान का सार जो है ना, या कह सकते हैं संविधान के निर्माताओं का एक मत जो है इसमें प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि ये एज अ इंडेक्स होता है ना किसी किताब का, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का हम एक ये इंडेक्स इसको मान सकते हैं। ये भी अभी आपको ऊपर बताया था हमने, आर्टिकल 368 का संबंध किस विषय से है? तो संविधान के संशोधन से। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत में देखिए, भारत सरकार की अगर हम बात करें तो कई सारी कैबिनेट कमिटीज होती हैं, है ना। मुख्यतः मैक्सिमम में प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके अध्यक्ष ही होते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी काफी एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक, तो जो कि क्या करती है, ये मतलब कह सकते हैं कि एक फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सीनियर अपॉइंटमेंट वगैरह हो गई, है ना, नेशनल सिक्योरिटी के रेफरेंस में, डिफेंस की पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर वगैरह जो है उन सब के रेफरेंस में, तो इसकी अध्यक्षता भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम मेंबर्स की बात कर लें तो इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर तो होते ही होते हैं, वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये सभी होता है। ईश्वर समिति का गठन किस मामले में अनुशंसा देने के लिए किया गया था? कई सारी कमिटीज भारत में अलग अलग समय पर बनी है, अलग अलग विषय पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी अलग से पढ़िएगा। तो एक एक्सपर्ट कमेटी थी इनकम टैक्स लॉज जो है उसको सिंप्लीफाई करने के रेफरेंस में रिकमेंडेशन के लिए, जस्टिस थे रिटायर्ड आरवी ईश्वर, है ना, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया 2015 में भारत सरकार के द्वारा। तो इनकम टैक्स, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इसमें से किस देश के संविधान से ली गई विशेषता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग देशों से ली गई बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। तो अभी हमने जैसे ऊपर भी बात की है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये विशेषता हमने ली है किस देश के संविधान से? आयरलैंड। भारत का संघीय न्यायालय इसमें से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के तरीके मान सकते हैं इसे 1937 में। ठीक है, इसका फंक्शन स्टार्ट हुआ और बाद में यही जो है आगे चल करके रिप्लेस करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसकी जगह पे आ जाता है। संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? अभी हमने जैसे ये प्रियम्बल की बात की थी ऊपर, तो उसमें एक पैराग्राफ में वर्ड आता है जस्टिस, है ना। तो जस्टिस 3 प्रकार के वहां पर लिखित है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है,
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? अथॉरिटी, है ना, या ये अथोराइजेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं फंक्शन करने का? तो सुप्रीम जो कह सकते हैं भारत में चीज है जिसके माध्यम से सब कुछ गवर्न हो रहा है, यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहा गया संविधान में कि जो 36 से 51 के बीच में प्रावधान दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सरकारें जो है कानून वगैरह बनाए या वो प्रावधान जनता को उपलब्ध कराए। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया ना इसके बारे में कि ये ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यानी कि ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकारों की व्यवस्था अनुसार जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 40 में है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो इसी के रेफरेंस में जो आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट, है ना, 74th का हमने अभी ऊपर देखा म्यूनिसिपैलिटी वाला, है ना। तो ये सब क्या है, यहाँ पे चीजें लिखित है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखिए लॉज बने ना हमारे। तो ये स्टेटमेंट जो है केटी शाह जी का है। ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है जो कौन कसे हैं? संविधान का भाग 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच प्रावधान है जो छोटे छोटे खंड के रूप में विभाजित हैं। तो 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको कि राइट टू फ्रीडम के नाम से हम जानते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के आपको 3-4 आर्टिकल बताए थे कि जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का जब क्वेश्चन हमने देखा था तो वही वाले आर्टिकल यहाँ पे हैं। तो आप जरा हमको उत्तर कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर जो है वो क्या है। ठीक, तो हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। हम आपको पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन फिर से देते हैं। अभी भी जितना समय है आप अपनी तैयारी हमारे साथ पूरी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से चाहें तो कर सकते हैं। इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं वीडियो। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले जो क्वेश्चन है उनके साथ। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।